मैं जिस घराने में पैदा हुई उसे हमारे समाज में मॉडर्न परिवार या अमीर घराना कहा जाता है। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। पैसा, रुपया, धन, दौलत, नौकर चाकर आगे पीछे लगे रहते, दुख या गम तो मानो मुझसे कोसों दूर थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर तरफ ऐसा ऐशो आराम मेरी जिंदगी में शामिल था। मैं अपने मम्मी और पापा की इकलौती औलाद थी, इसलिए मुझसे मेरे घर वाले बहुत प्यार करते और मुझे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं रखते। इतना एक लड़के को भी छूट नहीं मिलती जितना मुझे मिली हुई थी। मेरी हर फरमाइश पूरी करने में मेरे माता पिता कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे अपनी इस दौलत पर बहुत घमंड था, जिस वजह से मेरे दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं हर किसी को अपना गुलाम समझती थी। भगवान ने मुझे पैसा, रुपया, धन, दौलत, माँ बाप का प्यार देने के साथ साथ खूबसूरती भी दी थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। इस खूबसूरती का भी मुझे बहुत घमंड था। कॉलेज में भी मेरी उन्हीं लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरे ही जैसे अमीर और मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखती। मुझे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाती थी। मेरे लिए मेरा कॉलेज पढ़ाई करने की जगह नहीं बल्कि मेरे मनोरंजन की जगह था। कॉलेज के हर लड़के मेरी दौलत और खूबसूरती के दीवाने थे। कॉलेज के सभी लड़के मेरे आगे पीछे घूमते और मुझसे बात करने के लिए तरसते, पर मेरी नजरों में उन लड़कों की कोई वैल्यू नहीं थी। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक लड़का आया। वो बहुत खूबसूरत था, जिसे देखते ही मुझे पहली नजर में प्यार हो गया और मैं उसे अपना दिल दे बैठी और उसे एकटक नजरों से देखने लगी। मुझे लगा कि वह भी मेरी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसे बात करने के हजार बहाने ढूंढती, पर वह था कि मेरी तरफ देखता तक नहीं था। वह लड़का अपने आप में मगन रहता। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता। मुझे उसकी इस आदत ने अपना दीवाना बना दिया था। उसे पाना और हासिल करना मेरी जिंदगी का अब मकसद बन चुका था। मैं कई बहाने लेकर उसके पास जाती, उससे बात करने की कोशिश करती, पर वह मेरी हर बात का जवाब बस हूँ या हाँ में देता। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बोलता। पर मुझे उसके बारे में जानना था कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, वह कहाँ रहता है। मैंने अपने तरीके से उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इसका नाम रोहित है और यह बहुत गरीब घराने से है। इसके घर में बस एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं, और यह बहुत मेहनती भी है। कॉलेज से जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन देता है, जिससे इसके घर की रोजी रोटी किसी तरह चल जाती है। रोहित बहुत गरीब है। उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे अपने पैसों से तोड़ना चाहती थी। किसी तरह वो मेरे करीब आ जाए। मैंने एक दिन अपने पापा से रोहित के बारे में बात की। पापा ने हमेशा की तरह मेरी इस फरमाइश को भी पूरा कर दिया। पापा ने अपनी कंपनी में रोहित को नौकरी दे दी। अगले दिन मैंने यह बात रोहित को बताई। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है तो तुम मेरे पापा की कंपनी में नौकरी कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैंने अपने पापा से तुम्हारे लिए बात कर ली है। रोहित ने मुझसे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं बहुत मेहनती हूँ? मैंने कहा, बस वैसे ही तुम्हें देखकर लगा। उसे नौकरी की तलाश थी। वह बहुत खुश हुआ। हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ही रोहित ने पापा की कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे नौकरी मिल गई तो वो बहुत खुश हुआ। अब रोहित जब भी मुझसे मिलता वह मुझसे बहुत ही इज्जत से बात करता और अपनी नजरें झुकाकर बात करता। रोहित का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे अपनी जीत और मंजिल बहुत करीब नजर आने लगी। मैं दिन प्रतिदिन उसके प्यार में पागल होती जा रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अब बस उसी दिन का इंतजार करती थी कि धीरे धीरे रोहित भी मुझसे प्यार करने लगे।
पर एक दिन की बात है, मैं रोहित से मिलने उसके ऑफिस गई। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि रोहित कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है, क्योंकि अगले हफ्ते उसकी शादी है। रोहित की शादी की खबर सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे अलावा किसी और का हो जाएगा। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरा रोहित किसी और का हो जाएगा। अब उसे पाना मेरा जुनून बन चुका था। मैं हर हालत में रोहित को हासिल करना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर जिद पूरी हुई थी, इसीलिए रोहित को भी पाना मेरी जिद बन चुका था और अपनी इस जिद की वजह से उसे हासिल करने में मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे पाने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करने को मैं तैयार थी। मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब पीछे पलटना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं उस लड़की से मिलना चाहती थी और यह देखना चाहती थी क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है जो रोहित उसे पसंद कर उसे शादी करना चाहता है। मैं रोहित के ऑफिस से उसके घर का एड्रेस ली और उसके घर चली गई। अचानक रोहित मुझे अपने घर पर देखकर घबरा गया और मुझसे कहने लगा, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई थी कि आप मेरे घर आ गई? कोई बात होती तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। मैंने उससे कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं पापा की कंपनी में आई थी तो तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में गई। पता चला कि तुम कुछ दिनों से छुट्टी पर हो क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। उसने कहा, जी हाँ मेरी शादी है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली हुई है। मैंने हंसकर रोहित से कहा, क्या अपनी शादी में तुम मुझे नहीं बुलाओगे? और वह लड़की कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? रोहित की माँ ने उस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई। मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी और वो लड़की साधारण सिंपल सी लड़की थी। मैंने धीरे से उस लड़की की तस्वीर की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली और कुछ देर वहीं बैठी और फिर वहां से चली गई। अगले दिन मैं उस लड़की के बारे में पता लगाने लगी। आखिर ये लड़की कहाँ रहती है? मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा और पता चल गया। मैं उस लड़की के घर गई तो देखा वह बहुत गरीब थी और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। उसके माँ बाप के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। उस लड़की ने जब मुझे देखा तो पूछने लगी, आप कौन? मैंने उसे अपने और रोहित के बारे में सारी बातें बता दी कि मैं रोहित से प्यार करती हूँ और जब मैंने सुना कि रोहित की शादी तुमसे होने वाली है इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी रोहित से हो। यह सब सुनकर उस लड़की ने कहा, पर हमारी शादी बहुत पहले से तय है और अगले हफ्ते हमारी शादी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रोहित से शादी नहीं करूं? मैंने उस लड़की से कहा, तुम रोहित को भूल जाओ, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। उन पैसों से तुम किसी दूसरे लड़के से शादी कर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती हो और अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी भी संवार सकती हो। उस लड़की ने कहा, नहीं मैडम जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती। मैंने उस लड़की को बहुत समझाया पर वह लड़की मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैं उस लड़की के बूढ़े माँ बाप के पास गई और मैंने उन्हें भी अपने और रोहित के बारे में सारी बात कह दी और यह भी कहा कि अगर आपकी बेटी ने रोहित से शादी की तो वह खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी और इसी वक्त सोच लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। उस लड़की के बूढ़े माँ बाप बहुत लाचार थे, उन्हें पैसों की भी सख्त जरूरत थी और अपनी बेटी के बारे में भी सोचना था। उन दोनों ने मेरी बात मान ली और अपनी बेटी सुरभि को बहुत समझाया। सुरभि भी यह बात मानने को तैयार नहीं थी, पर मेरी धमकियों की वजह से वह भी मेरी बात मान गई। मैंने उन्हें ढेर सारा पैसा दिया और अगले ही दिन सुरभि ने रोहित के पास फोन करके कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह कहकर सुरभि और उसके माँ बाप वो शहर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। अगले 1-2 दिन में जब मैं ऑफिस रोहित से मिलने गई तो रोहित ऑफिस में आया था, पर वह बहुत अपसेट था। मुझे तो समझ में आ गया था कि रोहित क्यों परेशान है। फिर भी अनजान बनते हुए मैंने उससे पूछा,
क्या हुआ रोहित? अगले 2-3 दिनों में तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होना चाहिए, तो तुम ऑफिस क्यों आए हो? मेरे मुंह से यह शब्द सुनते ही रोहित सिसक कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे प्यार ने आज मुझे धोखा दिया है। मैं सुरभि नाम की लड़की से प्यार करता था और उसी से मेरी शादी भी होने वाली थी। मेरी माँ ने तो उस दिन सुरभि का फोटो भी आपको दिखाया था, पर अचानक सुरभि ने मुझे फोन करके बताया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह किसी और से प्यार करती है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। यह बात जब मैं सुरभि के मुंह से सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे मिलकर यह पूछना चाहता था कि जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मेरे साथ प्यार के झूठे वादे क्यों किए? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और अगले दिन जब मैं सुरभि से मिलने उसके घर गया तो पता चला कि सुरभि और सुरभि के माँ बाप यह शहर छोड़कर कहीं और रहने चले गए हैं। आज रोहित को किसी के सहारे की जरूरत थी। मैं हमदर्दी जताते हुए रोहित को समझाने लगी और उसे इमोशनली सपोर्ट देने लगी। जब कुछ दिन बाद रोहित की हालत सुधरी तो मैं हर वो कोशिश करती जिससे रोहित मेरे करीब आ जाए। धीरे धीरे मैं रोहित के करीब जाने की कोशिश करने लगी, पर शायद रोहित मेरे करीब आने से हिचकिचाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने रोहित से कहा कि रोहित, बुरा ना मानना, पर मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शायद रोहित सुरभि को बुला नहीं पाया था। उसने कहा, नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मैंने रोहित को बहुत समझाया। किसी तरह रोहित मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। मेरी और रोहित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मेरे पापा ने शादी में मुझे एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट किया। मैं और रोहित की माँ उसी घर में शिफ्ट हो गए। सुहागरात के दिन रोहित ने मुझे छुआ तक नहीं। शायद वह बहुत दुखी था। मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने भी सब्र से काम लिया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे रोहित मेरे करीब आ गया। मैं और रोहित एक हो गए। मैंने अपनी जिद और जुनून से वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो मुझे चाहिए था। धीरे धीरे मेरी और रोहित की जिंदगी खुशनुमा गुजरने लगी। पर मेरी शादी को 7 से 8 साल हो गए। मुझे कोई औलाद नहीं हुई। लोग मुझे बांझ कहने लगे। मैंने औलाद के लिए भगवान से बहुत मिन्नतें और दुआएं मांगी। तब जाकर भगवान ने 10 साल बाद मुझे एक बेटा दिया, लेकिन बेटा पैदा होने के साथ साथ ही मुझे अपाहिज बना दिया। बेटी की पैदाइश के बाद मेरे पूरे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। मेरा दिमाग तो काम करता, पर मेरे शरीर का एक भी हिस्सा हिल डुल नहीं सकता था। रोहित ने मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों के मुताबिक मुझे कोई बीमारी नहीं है, इस बीमारी का कोई नाम ही नहीं है, पर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग तो काम करता, मैं सभी को पहचान पाती, मैं सब समझती हूँ, पर मेरा पूरा जिस्म अपाहिज बन गया। मेरे बेटे को संभालने के लिए रोहित को किसी की जरूरत महसूस हुई। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार करने वाले को दुनिया चाहे कितना भी जुदा करने की कोशिश करे, पर सच्चे प्यार करने वाले एक ना एक दिन किसी मोड़ पर जरूर मिल जाते हैं। मेरे इलाज के दौरान रोहित जब मुझे लेकर किसी दूसरे शहर में गया था और वहाँ पता चला कि मेरा कोई इलाज नहीं है, मेरी बीमारी बेइलाज है, तो उसे अस्पताल में रोहित को सुरभि नजर आ गई। सुरभि को देखते ही रोहित ने उसे अस्पताल में रोक लिया और मेरे बारे में सारी बातें बताई। सुरभि मेरे पास आई और मुझे देखकर रोने लगी। सुरभि को देखकर लगता था कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। रोहित ने सुरभि से पूछा, सुरभि, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सुरभि अपने वादे की पक्की थी। उसने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि उसने कहा, नहीं, जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी वह लड़का मुझे छोड़कर चला गया। रोहित ने कहा, सुरभि, भगवान ने आज हमारी सुन ली है, बुरा ना मानना। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मेरे लिए नहीं सही, पर मेरे बेटे के लिए। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर सुरभि मेरी तरफ देखने लगी। मैं वहीं पर लेटी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। मैंने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। रोहित मुझे घर लेकर आ गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। आज रोहित और सुरभि की शादी हो चुकी है। सुरभि मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभालती है, उसे माँ की कमी भी कभी महसूस नहीं होने देती। सुरभि और रोहित ने दूसरा कोई भी बच्चा नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, जो गलत करता है उसके साथ गलत नहीं होता, पर इस बात का जीता जागता उदाहरण तो मैं हूँ।
ये बीमारी मेरे उन गुनाहों का नतीजा है जो गुनाह मैंने सुरभि और रोहित के साथ किया। रोहित को तो मेरे गुनाहों की खबर भी नहीं थी, पर सुरभि को तो सारी बातें पता थी, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से ना तो मेरा सामना कर पाई और ना ही मेरा कोई जवाब दे पाई। पर जिसे जवाब देना था उसने जवाब दे दिया और यह बात भी साबित की कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत होता है। धन्यवाद दोस्तों।